हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा द इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑन द व्हीकल्स। ठीक है, ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में ये टॉपिक था। तो आई हैव मेड अ प्रिसाइज वीडियो ऑन दैट कि साइंस क्या है, जो बिहाइंड दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग और व्हीकल्स पे इनका जो है वो क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसको डिस्कस करेंगे फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले आ जाता है। ओके, देखो सबसे पहले कंबस्टन क्या होता है, व्हाट इज कंबस्टन। कंबस्टन इज कि कोई भी फ्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो प्रॉपरली जब बर्न करता है, दैट इज कंबस्टन। ठीक है, सिंपली कंबस्टन इज किसी भी फ्यूल का बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कंबस्टन। ठीक है, अब क्या है कि हमारा जो गोल रहता है, गोल इन द सेंस कि गाड़ी में अगर हम व्हीकल में अगर हम पेट्रोल डलवाते हैं तो उसका जो हमारा टारगेट होता है कि हमारा फ्यूल जो है वो अच्छी माइलेज आए, मतलब कि अच्छे से हमारा पेट्रोल जो है, जो भी हमारा फ्यूल है वो अच्छे से यूटिलाइज हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हो। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि कार इंजन में जो फ्यूल जो है वो प्रॉपरली बर्न करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि रिएक्शन क्या रहती है कि फ्यूल ऑक्सीजन जो है वो एयर से मिल जाएगी, विच रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये एनर्जी जो है वो हमारे व्हीकल को जो ड्राइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ एक आइडियल रिएक्शन इथेनॉल की क्या रहती है, सेम इथेनॉल विद रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। दिस इज द मेन फंडा, दिस इज द मेन गोल जो हम लोग चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में, हमारी गाड़ी का इंजन जो है वो इस तरीके से काम करे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम रहती है इनकम्प्लीट कंबस्टन में। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्टन मीन्स कि प्रॉपरली जो है वो फ्यूल बर्न नहीं हो पाता। ठीक है, वो वेरियस रीजंस होते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन या प्रॉपरली फ्यूल में जो है इम्प्यूरिटीज हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है, ये जो फ्यूल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज करते हैं, इसमें क्या होता है कि अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, सूट पार्टिकुलेट मैटर ये रिलीज करेगा। ठीक है, व्हाट वाज द गोल, गोल इज द कंप्लीट कंबस्टन कि प्रॉपरली जो हमारा फ्यूल है वो कंबस्टिबल हो जाए, मतलब प्रॉपरली जो है वो बर्न हो जाए और ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी को रिलीज करे। बट प्रॉब्लम लाइज इन द इनकम्प्लीट कंबस्टन, यहाँ जहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन या इम्प्यूरिटीज जो है वो फ्यूल में रहती हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ना बनते हुए जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, देन सूट, दिस इज पर्टिकुलेट मैटर, ये रिलीज होता है विच इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या लाया गया था कि हमने क्या किया, ऑक्सीजनेट्स को यूज किया, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल। ठीक है, ऑक्सीजनेट क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ एक ऑक्सीजन होने से क्या होगा, मतलब अगर इथेनॉल है जिसका फॉर्मूला है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो प्रेजेंट है। तो दिस शोज कि हम जो अपने फ्यूल में जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं वो एज अ ऑक्सीजनेट का काम कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा इसका मतलब फ्यूल जो है वो अच्छे से बर्न हो जाएगा। अगर उसको ऑक्सीजन की कमी है तो इथेनॉल डाल के हमने उसको एक ऑक्सीजनेट प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको ऑक्सीजन मिलेगी और फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न होगा और अच्छे से जो है माइलेज जो है एवरेज हमारी गाड़ी की बढ़ेगी। ठीक है, दिस इज द एजेंडा। अभी इसको देखेंगे, फीड स्टॉक्स देखेंगे, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्राइमरी गोल है गवर्नमेंट प्रोग्राम के कि एनर्जी सिक्योरिटी, व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें पेमेंट करनी पड़ रही है और हमारे फॉरेक्स जो है वो कम हो रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि अगर हम फ्यूल को थोड़ा रिड्यूस कर दे इंपोर्ट करना, रादर वी यूज द इथेनॉल जो हम होम, मतलब अपनी होम कंट्री में जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा क्योंकि एथेनॉल जो है ये बर्न्स क्लीनर, थोड़ी ऑक्सीजन रहता है इसमें, तो इट इज बेटर। तो इससे क्या होगा, एमिशंस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स ये रिड्यूस हो जाएंगे। फिर इसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है कि एक स्टेबल मार्केट जो है वो फार्मर्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं कि जो सरप्लस शुगर होगा या जो डैमेज फूड ग्रेन होगा विच इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो जो है उससे हम इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस कर लेंगे और फार्मर्स को जो है वो बेनिफिट हो जाएगा। और इससे क्या हो रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट की, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट लाइक स्ट्रॉ, हस्क्स एंड इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स लाइक मोलासेस, जो वेस्ट, इनको हम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करके भी हम जो है वो फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ठीक है? अब हम डिस्कस करेंगे द फीडस्टॉक कि हम इथेनॉल बनाने के लिए क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फिर सेकंड जनरेशन फ्यूल रहता है। इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखना क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा हुआ था एक बार कि बताओ कौन-कौन सा मटेरियल फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता है फ्यूल में और कौन-सा सेकंड और कौन-सा थर्ड, इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आता है कि शुगरकेन जूस या शुगर या फिर सिरप, ठीक है? व्हिच इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट और ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट होता है, ठीक है? फिर इसमें आ जाता है कि बी हेवी मोलासेस, देन सी हेवी मोलासेस। ये क्या है? ये इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज़ द फाइनल बाय प्रोडक्ट, ठीक है? बट इसमें याद रखना कि जो बी हेवी मोलासेस है वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा शुगर कंटेंट रहता है, ठीक है? इसका मतलब कि हम इसमें से ज़्यादा जो है वो इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है वो सी हेवी मोलासेस में थोड़ा शुगर कंटेंट कम होता है जिसकी वजह से कम इथेनॉल प्रोडक्शन रहता है, इसीलिए सबसे बेटर इसको माना जाता है। फिर उसके बाद आता है डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, ये भी फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, जैसे कि ब्रोकन राइस हो गया, मेज़ हो गया, इसको भी यूज़ करके जो है हम लोग इथेनॉल जो है कोई प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? और क्यों हम इनको यूज़ करें? बिकॉज़ दे आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देम, वी कैन यूज़ देम इन प्रोड्यूसिंग द फ्यूल। Then we have the lignocellulosic materials, which is the second generation, मतलब ये एडवांस्ड बायोफ्यूल होते हैं। इसमें क्या-क्या आता है कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, जैसे कि राइस स्ट्रॉ हो गया, व्हीट स्ट्रॉ, कॉर्न कॉब्स, बैगेस, वुड चिप्स एंड द डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप्स, ठीक है? तो जो है इनको हम सेकंड जनरेशन या एडवांस्ड बायोफ्यूल्स में जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है, तो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन मेकिंग द फ्यूल। नाउ अब हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन जो है वो किस तरीके से रहता है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखो सबसे पहले क्या होगा कि हाँ, जो जो भी ये जो थिक मोलेसिस होता है इनको डाइल्यूट कर देते हैं पानी के साथ, मतलब इसमें वाटर जो है वो ऐड कर देते हैं। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो जो है जो ये सुक्रोज़ है, जो शुगर सिरप हमने लिया हुआ है, मोलेसिस को जो पानी में डिप किया गया है, ठीक है? ये ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ जो है, एंजाइम्स जो हैं, वो इन पे एक्ट करेंगे और ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ को रिलीज़ करेंगे, ठीक है? द सुक्रोज़ मॉलिक्यूल्स इन द सिरप आर देन ब्रोकन डाउन इंटो द सिंपलर शुगर, ठीक है? ग्लूकोज़ एंड फ्रक्टोज़। दिस रिएक्शन इज़ कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम इन्वर्टेज़, ठीक है? ये ध्यान रखना कि एंजाइम कौन-सा है, इन्वर्टेज़। सिंपली आप ये भी याद रख सकते हो कि इन्वर्टेज़ क्या है, ये एक एंजाइम का नाम है, दैट्स इट। देन उसके बाद होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या रहता है कि ये जो सिंपल शुगर हमारे पास आ गई, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये अब ईस्ट के लिए जो है ये फूड बनेंगे, मतलब ईस्ट अगर हम इसमें डाल देंगे, जो माइक्रोब्स हैं वो इस पे रिएक्ट करेंगे और इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? द ईस्ट कंज्यूम्स देम एंड थ्रू अ प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स जैसे कि जाइमेज, इसको कन्वर्ट कर देंगे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है? ये हो गया हमारा प्रोड्यूस इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो ये जिंजर सोडा वाली जो एग्जांपल है, दिस एक्सप्लेन्स दिस प्रोसेस कि किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो है वो फिज क्रिएट करती है, ठीक है? नाउ अब चैलेंज कहाँ पे आ रहा है, जो इथेनॉल फ्रॉम द लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा कि ये फर्स्ट जनरेशन एंड दीज़ आर द सेकंड जनरेशन। इसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इनसे जो है वो फ्यूल प्रोड्यूस करना, एंड द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ना जो ये इसमें ना एक टफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर जो है वो एज एक्ट एज अ ग्लू इस पे जो काम करता है, दैट इज द लिग्निन, ठीक है? इथेनॉल इन चीजों से प्रोड्यूस करने से क्या होता है, थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इनमें एक लिग्निन प्रेजेंट होता है जो एज अ ग्लू का काम करता है और वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज फाइबर्स को जो है वो इकट्ठा पकड़ के रखता है, ठीक है? मतलब एक रिजिड बॉल क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो फिर इसमें क्या करना पड़ता है कि पहले इस लिग्निन को हटाना पड़ता है, इस वॉल को ब्रेक करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके जो है, ये अगेन ये वाले प्रोसेस जो है वो रिपीट होते हैं कि जैसे देखो प्री ट्रीटमेंट की जो बायोमास है वो फिजिकली या केमिकली उसको ब्रेक डाउन करते हैं विद हीट या फिर एसिड के साथ या फिर सॉल्वेंट के साथ, ताकि जो लिग्निन स्ट्रक्चर है दैट विल ब्रेक, ओके? फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है कि एंजाइम्स जो हैं दे आर एडेड टू ब्रेक डाउन द लॉन्ग चेन्स ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, की वो सिंपल शुगर क्रिएट करना, जैसे कि ग्लूकोज और जाइलोज इसमें क्रिएट होता है। फिर उसके बाद इसमें जो है वो फर्मेंटेशन होती है, मतलब ये 2 स्टेप्स जो हैं, ये 2 स्टेप्स यहाँ पे सेम हैं, बट द ओनली डिफरेंस इसके पहले जो लिग्निन है उस स्ट्रक्चर को जो है वो डिसॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए ये थोड़ा हेक्टिक रहता है और थोड़ा कॉस्टली अफेयर है। दैट्स व्हाई जो है वो चैलेंज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल नेचर एंड द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल, जो इथेनॉल E20 जो हम ऐड कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, इसमें क्या चैलेंज है? देखो, सबसे पहले क्या है कि जो हाइग्रोस्कोपिसिटी, हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है?
दिस मीन्स जो इथेनॉल है वो हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब पानी से वो भागता नहीं है, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है? इट रेडियली एब्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है? अब इसका क्या प्रॉब्लम है, व्हेन ब्लेंडेड विद द पेट्रोल दिस टेंडेंसी डज नॉट गो अवे, मतलब अगर आप इथेनॉल को पेट्रोल में ऐड भी कर रहे हो तब भी उसकी ये टेंडेंसी रहती है। ठीक है? और अगर व्हीकल को आपने बहुत टाइम से यूज नहीं किया है, तो वो इथेनॉल अपने में वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स को वो कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि जो वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं इनसाइड द फ्यूल टैंक एंड बी अब्ज़ॉर्ब्ड बाय द इथेनॉल इन द फ्यूल एंड दिस क्रिएट्स अ फ्यूल वाटर मिक्सचर। आप सिंपल सा देखो, ये सपोज़ करो ये टैंक है, इसके अंदर फ्यूल पड़ा है, ठीक है? हाफ पार्ट इज़ पेट्रोल एंड हाफ पार्ट इज इथेनॉल। अब इथेनॉल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है, तो ये अपनी तरफ जो है वो छोटे-छोटे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको अट्रैक्ट करके रख देता है। अगर जो है व्हीकल आपका ज़्यादा टाइम के बाद, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता है। ठीक है? दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक। क्यों प्रॉब्लमैटिक है? कोरोजन क्रिएट करेगा, क्लॉगिंग क्रिएट करेगा, ठीक है? कोरोड करेगा आपके जो मेटल, वो जो जहाँ पे कंटेनर होगा जिसमें फ्यूल होगा उसको कोरोड करेगा, जिसकी वज़ह से वो छोटे-छोटे आयरन पार्टिकल्स या मेटल पार्टिकल्स निकलेंगे, वो क्लॉग कर देंगे इंजन को, तो इससे प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। ठीक है? कैन कॉज़ रस्ट इनसाइड द फ्यूल टैंक एंड ये ब्रेक अवे होके फ्यूल लाइन्स में जाके फिल्टर्स को क्लॉग करेंगे और फ्यूल इंजेक्टर्स को। तो इसीलिए इससे क्या होगा कि जो फ्यूल सिस्टम है वो अपना अच्छे से जो है एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो पुराने व्हीकल्स होते हैं जिसमें रबर और प्लास्टिक के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? इथेनॉल अगर हम उसमें यूज़ करेंगे तो वो डिग्रेड या स्वेल करता है या क्रैक कर देता है उस पूरे सिस्टम को ओवर द टाइम, ठीक है? जिसकी वज़ह से जो फ्यूल लीक्स हो सकते हैं या सिस्टम फेलियर्स हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम एक आ रही है, ठीक है? देन उसके बाद है कि अब इसके एनर्जी एफिशिएंसी डिबेट। कैलोरीफिक वैल्यू वर्सेस ऑक्टेन नंबर। देखो, कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है कि जो फ्यूल जितना अच्छा बर्न कर सके, जितना वो मतलब जो फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न करना, तो कैलोरीफिक वैल्यू कंप्लीटली बर्न करके कितनी एनर्जी वो यूज करता है। द मोर एनर्जी इज बीइंग रिलीज, द मोर इज द कैलोरीफिक वैल्यू एंड हेंस द मोर बेटर इज द फ्यूल। ठीक है? बट यहाँ पे क्या है कि जो एथेनॉल है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। ठीक है? तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी। ठीक है? दिस मीन्स दैट इन थ्योरी अ कार शुड ट्रैवल फ्यूअर किलोमीटर्स। फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी कम वो होगी, इसका मतलब माइलेज कम होगी। गाड़ी जो है जो 15 किलोमीटर चलनी होगी वो सिर्फ 10 किलोमीटर चलेगी। दिस इज द डिफरेंस। बट इसका ऑक्टेन नंबर है दैट इज हाई। अब क्या है कि जो ऑक्टेन नंबर है वो एक क्या करता है, फ्यूल की जो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द नॉकिंग उसको देखता है। ठीक है? प्रीमेच्योर कंबस्शन लाइक कि पहले ही विदाउट इवन, मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और जो फ्यूल जो है वो बर्न अप हो गया। ठीक है? ये अगर इथेनॉल होगा वो ऐसी चीज नहीं होने देता, मतलब प्रीमेच्योर पहले ही कंबस्टिबल हो जाना उस फ्यूल का, वो नहीं होता। ठीक है? जो फ्यूल है अपना पूरा टाइम लेके जो है वो जलता है। ठीक है? तो इसका एक जो है हायर ऑक्टेन नंबर है जिसकी वज़ह से ये क्या करता है, एक अच्छे एक मतलब एक थर्मल एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देता है, पार्शियली कंपनसेट कर देता है लोअर एनर्जी कंटेंट को। नाउ जो कंसेंसस क्या था कि जो एक्सपर्ट्स थे, मतलब एक्सपर्ट्स ने जो रेफर किया है कि जो मॉडरेट ब्लेंड्स है लाइक जो E10 से E20 तक, द ड्रॉप इन द माइलेज इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर मोस्ट ड्राइवर। द गवर्नमेंट मेंटेन्स दैट प्रॉपर व्हीकल मेंटेनेंस हैज अ बिगर इम्पैक्ट ऑन माइलेज देन द इथेनॉल ब्लेंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे आर्गुमेंट दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका इम्पैक्ट व्हीकल्स पे जो है वो इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है? देयर आर अदर रीजंस आल्सो जिसकी वजह से व्हीकल्स जो है, मतलब शिकायत आ रही थी कि इथेनॉल जो ब्लेंडिंग पेट्रोल है उसकी वजह से माइलेज कम हो रही है, व्हीकल्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट इन्होंने आर्ग्यू किया है रिसर्चर्स ने कि ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर अदर मेजर फैक्टर्स आल्सो जिसकी वजह से एफिशिएंसी या माइलेज कम हो रही है। ठीक है? बट स्टिल गवर्नमेंट का स्टैंस जो है वो क्लियर है कि जो नए व्हीकल्स हैं BS6 स्टैंडर्ड्स वाले, दे वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वैसे भी लोग नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, तो उसमें जो है इथेनॉल रेजिस्टेंट मटेरियल अवेलेबल हैं। फिर ओल्डर व्हीकल्स के लिए क्या किया गया है कि रिप्लेसिंग द रबर एंड द प्लास्टिक पार्ट्स विद द कंपैटिबल गन इज़ इनएक्सपेंसिव, मतलब अगर आपके पास पुराना व्हीकल है, उसको थोड़ा चेंज करना या मॉडिफाई करने में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, तो वो वन टाइम ही आपको एक बार इन्वेस्ट करना है। देन अगर मॉइस्चर की बात करें, अगर गाड़ी चलती रहेगी, ऑब्वियसली जब गाड़ी चलती रहेगी, इंजन गर्म होगा, गाड़ी गर्म पड़ेगी, तो वो जो वाटर जो होगा, वो इवेपोरेट कर जाएगा।
तो वो भी एक कोई चैलेंज नहीं है। तो ये आप इसके फेवर में भी पॉइंट्स दे सकते हो कि किस तरीके से जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल है, हाँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बट उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों बैलेंस करके चलना है। ठीक है? देन हाँ, अब इसमें ब्राज़ीलियन सक्सेस स्टोरी है जो इसको मॉडल जो हम इम्यूलेट कर सकते हैं कि ब्राज़ील में भी इस कॉन्सेप्ट का जो है इंट्रोडक्शन हुआ था 1970s का जब ऑयल क्राइसिस हुआ था, ताकि वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे जो है वो डिपेंडेंस को कम कर सके। फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और इन्होंने धीरे-धीरे मतलब उनको डेकेड्स लग गए इस चीज़ को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने में। फिर उसके बाद व्हीकल की कंपैटिबिलिटी भी थी कि वो जो व्हीकल थे दे आर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, मतलब हर एक फ्यूल टाइप को वो अपने पे एडजस्ट करके जो है इस तरीके से उन्होंने व्हीकल्स जो है वो प्रोड्यूस किए। ठीक है, फिर उसके बाद ये साइंस ऑफ ब्लेंडिंग क्या है? इसमें क्या रहता है कि अल्टर्ड एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है? देखो, जब हम इथेनॉल को किसी फ्यूल में ब्लेंड करते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, ये जो है ये चेंज हो जाती है। मतलब कि आइडियल जो एयर टू फ्यूल मिक्स फॉर कंबस्शन चाहिए, मतलब एक आइडियल इतना आपको एयर चाहिए इतने फ्यूल के लिए, ठीक है? अगर सपोज़ हम सिर्फ पेट्रोल यूज़ करते हैं, ठीक है? हमने सिर्फ पेट्रोल यूज़ किया और हमारी गाड़ी को पता है कि पेट्रोल यूज़ हो रहा है, इतनी उसको एयर चाहिए, और वो क्या करेगा, इतने फ्यूल में वो बर्न हो जाएगा, प्रॉपर्ली फ्यूल आपका जल जाएगा, अच्छे से कंबस्शन हो जाएगी। लेकिन मैंने पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया, अब मेरी गाड़ी को ये चीज़ पता नहीं थी। ठीक है? ये मेरी गाड़ी के इंजन को पता ही नहीं था कि यार तुमने इसमें इथेनॉल मिला दिया हुआ है। उसको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में कि यार ये चल क्या रहा है? मतलब सिंपली जब एक इंजन जो एडैप्टेबल है कि वो सिर्फ़ पेट्रोल पे चलता है, अगर उसमें आप इथेनॉल ऐड कर रहे हो तो वो उस चीज़ इस इंजन जो है वो उसको एडैप्टेबल करने के लिए मतलब सूटेबल रहना चाहिए। ठीक है? इससे क्या होता है जो स्टीयोमेट्रिक रेशियो है ये चेंज हो जाएगी। मतलब जितना एयर वो यूज़ कर रहा था इतने फ्यूल के लिए तो वो चल रहा था, अच्छे से इंजन काम कर रहा था। लेकिन अब उसमें इथेनॉल डाल दिया गया है, अब क्या पता उसको एयर कम चाहिए हो, ठीक है? एयर इन द सेंस कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए, क्योंकि इथेनॉल में ऑलरेडी ऑक्सीजन है। जब ऑलरेडी ऑक्सीजन है दैट मीन्स उसको बाहर से ऑक्सीजन कम चाहिए, ठीक है? इस चीज़ को स्टेबल करने के लिए ये रेशियो जो है ये वेरी कर जाती है, इसीलिए जो है इथेनॉल में ऑक्सीजन है, so इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल रिक्वायर लेस एयर टू बर्न कंप्लीटली। तो अब जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं, उनमें क्या है ईसीयूज़ हैं और ऑक्सीजन सेंसर्स हैं, जो सेंस कर सकते हैं कि हाँ जी, इतना ऑक्सीजन अवेलेबल है, इतनी और रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब वही कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। ये चीज़ इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, जिसका पोटेंशियल बेनिफिट यही होगा कि और अच्छे से कंबस्शन जो है वो होगी। मतलब दिस इज़ जस्ट द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये चीज़ें डालने का यही पर्पज़ था क्योंकि ये आर्टिकल न्यूज़पेपर आर्टिकल में दिया था। सो आई जस्ट थॉट कि ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। जैसे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो किसके रिलेटेड है, ये क्या होती है, क्यों इन चीज़ों की बात की गई है, ठीक है? अब इंडिया में क्या चैलेंज आ रहा है कि लेगेसी व्हीकल इनकम्पैटिबिलिटी है कि जो मोस्ट व्हीकल्स इंडियन रोड्स पे हैं, दे आर नॉट इक्विप्ड विद दीज़ फ्लेक्स टाइप फ्यूल, मतलब दे आर नॉट द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, ठीक है? फिर हाइपर सेंसिटिव इंजन्स हैं कि जो मॉडर्न इंजन्स हैं, उनमें तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट आ रहा है, लेकिन जो पुराने इंजन्स हैं, उनमें ये चीज़ नहीं है। देन BS6 का डिवाइड, पुरानी गाड़ी है, इतने लोग हमारे यहाँ पे हैं ना कि इतनी अभी किसी ने BS4 की या BS6 की पुरानी वाली गाड़ी ली होगी, तो इतनी जल्दी गाड़ी चेंज करना इज़ नॉट दैट ईज़ी। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, कंक्लूजन्स में यही लिखेंगे कि अगर आपको कहीं आंसर लिखना है कि जो पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन पेस इज़ द प्रॉब्लम। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके आपको जो है ये आंसर एंड करना है। ठीक है? ये हमने देख लिया एक आर्टिकल, फिर एक दूसरा आर्टिकल भी आया था, उसको थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। कि इथेनॉल ब्लेंडिंग ये डेटा वगैरह जब आपको आंसर लिखना है तो यू कैन स्टार्ट विद दिस कि जो 1.5% था 2014 में, तो ये 20% हो गया 2025 में, ठीक है? उसके बाद इससे बहुत ज़्यादा टारगेट्स हमने अचीव किए हैं, तो ये टारगेट्स आप डिस्कस कर सकते हो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया गया है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया गया है। देन व्हाट आर द की इश्यूज़ इसमें डिस्कस किए गए हैं, जैसे इकोनॉमिक और कंज्यूमर एस्पेक्ट। यार खुद से सोचो इकोनॉमिकली क्या होगा? देश की जो है देश इम्पोर्ट कम करेगा, फॉरेक्स बचेगा, तो अच्छा ही हो रहा है ना, फ्यूल भी सस्ता हो जाएगा, ठीक है? अगर हम घर का पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, अगर इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीप जो है वो हो जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद इतना कि इतनी सेविंग हमने की है, ये डेटा इसलिए डाला ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सको कि हाँ जी, हमने थोड़ा नहीं पढ़ के आए हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। दिस विल हेल्प यू इन फेचिंग द मार्क्स। फिर कंज्यूमर बैकलैश यही आ रहा था कि यार माइलेज कम हो गई, मेंटेनेंस बढ़ गई है। बट देखो अगर एक चीज़ का बेनिफिट चाहिए तो थोड़ा-सा नुकसान उठाना पड़ता है।
ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता कि आपको हर चीज़ें बड़ी स्मूथली मिल जाएँ, लाइफ इज़ दिस। तो दैट इज़ द इश्यू आल्सो। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स डालने का मतलब है फेवर में भी लिखो और उसके बाद इश्यू भी डिस्कस कर दो। फिर पासिंग द बेनिफिट्स, हाँ, कि आप लोग, हाँ, कंपनीज़ बोल रही हैं कि कंपनीज़ ने जो है वो 255% राइज़ इन डिविडेंड, लेकिन पेट्रोल के प्राइसेज़ तो बिल्कुल भी कम नहीं हुए। तो दिस वाज़ द इश्यू, ठीक है? देन एग्रीकल्चरल एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, शुगर केन तो चलो आपने बोल दिया कि हाँ, लेकिन पानी, सारा ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो गया, ठीक है? जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एनवायरनमेंट को जो है, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर स्कार्सिटी, ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन एंड फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, देखो जो लोग पहले खाने, सपोज़ किसी फार्मर है, वो एक किसी पर्सन को सेल करता होगा ग्रेन्स, लेकिन अब वो किसी एक शुगर मिल को बेच रहा है जिसमें उसको अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो वो खाने वाले को, मतलब जो कंज्यूमर है उसको ना देते हुए वो किसी शुगर मिल को प्रोवाइड करेगा, तो इससे डाइवर्ट हो जाएँगे फूड रिसोर्सेज़, व्हिच इज़ आल्सो प्रॉब्लमैटिक। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं ये फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा, तो ये सब चीज़ें हमें देख के चलना है। तो जो हमारी ये फूड फर्स्ट प्रिंसिपल को हमें फोकस रखना है, ना कि फ्यूल फर्स्ट। तो जियोपॉलिटिकल मतलब ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, अब डोनाल्ड ट्रम्प को हो गया यार, हाँ, कि तुम लोगों ने चंगे बैरियर्स लगा के रखे हुए हैं। अब क्या है, इंडिया ने एथेनॉल का जो इम्पोर्ट करती थी, उसपे भी बैरियर लगाए हैं, ताकि हम खुद भी तो अपनी होम कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्हाई वी आर अलोइंग द अदर नेशंस कि वो हमारे यहाँ पे एथेनॉल सप्लाई करें। तो गवर्नमेंट का स्टैंड था कि हमने इतना एथेनॉल प्रोड्यूस किया है, तो हम इम्पोर्ट पे तो टैरिफ्स लगाएँगे। ठीक है? तो यूएस का यही कहना है कि आप लोग टैरिफ्स लगा रहे हो, तो इससे हमारे जो स्ट्रैटेजिक, जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस है, वो थोड़ी इम्पैक्ट करती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉब्लम दिखाई गई है कि रियर अर्थ एलिमेंट्स और ईवी स्ट्रैटेजी की। देखो, हमें भी पता है कि आजकल जो ज़माना है वो ईवी का है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, बट हमारे पास ये मटेरियल इतना है नहीं, ये रियर अर्थ एलिमेंट, जिससे हम ईवी इंडस्ट्री को बूस्ट अप कर सकें। तो फॉर द टाइम बीइंग हम यही चाहते हैं कि पेट्रोल को थोड़ा रिड्यू उसका बिल सब इम्पोर्ट बिल थोड़ा कम कर सकें, इसलिए हम इथेनॉल को जो है वो ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है? देन पॉलिसी डायलेमास एंड द गवर्नेंस की कॉन्फ्लिक्टिंग स्टांसेस है गवर्नमेंट के, मतलब आपस में ही मिनिस्ट्रीज़ अपने में टकरा रही हैं, कि जैसे कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला नहीं यार पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन नीति आयोग बोल रही है कि आपने कंज्यूमर्स को तो वो किया ही नहीं, कंपनसेट ही नहीं किया। तो गवर्नमेंट की ही दोनों बॉडीज़ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, व्हिच इज़ आल्सो प्रॉब्लमैटिक। फिर फार्मर की इनकम और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, आपने बूस्ट की फार्मर की इनकम जो है ड्यू टू द एश्योर्ड प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, बट इससे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वाटर गिज़लिंग क्रॉप है, तो जिसकी वजह से एक पॉलिसी ट्रैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है? अनसर्टेन फ्यूचर है। तो दिस इज़ समथिंग, फिर अगेन यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग आंसर जिसमें क्या देंगे कि बैलेंस्ड अप्रोच होगा, ठीक है? टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, ट्रांसपेरेंट बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो दिस इज़ इट। देन ये एक क्वेश्चन जो है ये मैंने यहाँ पे दिया है, यू कैन आंसर इट। देन उसके बाद जो है आप इसका आंसर जो है यहाँ पे खुद बाद में टैली कर लेना, ठीक है? दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप थिंग्स हैव बीन क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।